21 मई को बस्तर के अबूझमाड़ में 27 माओवादी मारे गए और 2 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। दोनों जवानों को फूल मालाओं से लादकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जिन जवानों ने संविधान की रक्षा के लिए कानून की वर्दी पहनी, अपनी शहादत दी, उन्हें ससम्मान अंतिम विदाई दी गई। लेकिन मारे गए माओवादियों का शव कई दिनों तक सड़ता रहा और अब जाकर 6वें दिन पुलिस ने ही माओवादियों के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सीपीआई माओवादी के महासचिव 70 साल के नंबाला केशवराव उर्फ बसव राजू की दंडकारण्य में तूती बोलती थी। हिंसक आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा और सैकड़ों लोगों की हत्या के आरोपी इस माओवादी नेता की अपनी धमक थी। मारे गए इस माओवादी का शव उसके परिजनों को देखने तक नहीं दिया गया और पुलिस संरक्षण में बसव राजू का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन बसव राजू के परिजन अकेले नहीं हैं। असल में मारे जाने वाले माओवादियों में से जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, उनमें से एक को छोड़कर 20 शव परिजनों को सौंप दिए गए। मैं इंगुम का हूँ, खैरमगढ़ ब्लॉक, जिला बीजापुर, थाना जांगला। तो आप इधर आज क्यों आए हैं? और डेड बॉडी लेने आए थे। किसकी डेड बॉडी? राजू ओयाम। वो किस गांव के हैं? वो इधर के हैं। और आपके क्या लगते हैं? मेरा साला लगता था। अच्छा। राजू ओयाम पार्टी का सदस्य था। 2018 में गए थे, लगभग 6-7 साल हुआ था। एक बार घर आए थे तो वर्दीधारी हथियार भी पकड़े थे। अच्छा। राजू ओयाम यहाँ से छोड़ के गए, पार्टी में कब ज्वाइन किए? एक बार में। राजू ओयाम मेरा साला लगता था। नवंबर महीना 2018 में पार्टी में नक्सली संगठन में जुड़ा था। नहीं, हथियार लेके वैसी मीटिंग वूटिंग में एक बार देखा था। उसके बाद घर में तो वैसे ही बिना हथियार का आए थे। अच्छा। मैं यहाँ पर कम से कम 12-12:30 को पहुँचा हूँ। थाना में लिखा पड़ी होने के बाद अभी लगभग 4-4:30 हो रहा होगा, तब मिला, ले जा रहे हैं। बॉडी मैं देखा हूँ, पूरा गलने टाइप का कीड़ा लग गया है। तो मेरे भैया ही थे, मतलब मेरा पिताजी 2 शादी किए थे। पहले माँ की बेटा, बाद में शादी किया था। हमारे पिताजी भी खत्म हुए हैं। अभी इसके बाद दूसरे माँ की, हम लोग जो अभी वर्तमान पे माँ के 3 बच्चे हैं। अभी बाप भी खत्म हुआ है, उसकी मम्मी भी खत्म है, उसके माँ बाप भी नहीं है। लेकिन सबकी किस्मत ऐसी नहीं है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के माओवादियों का शव लेने के लिए उनके परिजन गुरुवार से अस्पताल के पोस्टमार्टम घर के बाहर सुबह से शाम तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन आज 5 दिन बाद भी उन्हें शव नहीं दिया गया। मुठभेड़ के बाद से उसकी बॉडी नारायणपुर के मरचुरी में रखी हुई है। इन शवों से उठने वाली दुर्गंध अब अस्पताल की सीमा को लांघकर दूर दूर तक पहुंच रही है। बसव राजू के परिजनों का आरोप है कि 21 मई को मुठभेड़ में वह मारा गया और 22 तारीख को उसके परिजन बॉडी लेने आंध्र से जगदलपुर के रास्ते नारायणपुर जा रहे थे, तो उन्हें जगदलपुर में पुलिस ने आंध्र प्रदेश लौटा दिया और शव देने से इनकार कर दिया। इसके बाद परिजनों ने आंध्र प्रदेश की अमरावती हाईकोर्ट में याचिका दायर की। केशवराव उर्फ बसव राजू के परिजनों ने आरोप लगाया कि एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें उनका शव देने से इनकार कर दिया, वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश की पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देते हुए शीर्ष माओवादी नेता का शव गृह जिले श्रीकाकुलम नहीं लाने की चेतावनी दी। नंबाला केशवराव के भाई और उनकी मां ने इस मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो अदालत में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के महाधिवक्ता और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के महाधिवक्ता ने अदालत में कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला दिया। लेकिन हाईकोर्ट ने उसी दिन पोस्टमार्टम करके शवों को परिजनों को सौंपने का निर्देश दिया। अमरावती हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति हरिनाथ एन और डॉक्टर वाई लक्ष्मण राव की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता के बयान को दर्ज किया और पोस्टमार्टम के बाद शवों को रिश्तेदारों को सौंप दिए जाने का आदेश दिया। लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी परिजनों को शव नहीं दिया गया। इधर कल शाम से आया, सुबह से घूम रहा हूँ, लेकिन 5 दिन से घूम रहा हूँ।
घूमने के बाद में वो बॉडी नहीं दे रहा है। देने के बाद में हम लोग को हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट करके मैं नोटिस लेके आया। वो देखने के बाद में भी वो लोग को बॉडी हैंड ओवर नहीं कर रहे। हाई कोर्ट क्या बोला, बॉडी को पोस्टमार्टम करके वो लोग को हैंड ओवर कर दो, लेकिन वो लोग को नहीं दे रहे। कितना टाइम इंतजार करना है। हाई कोर्ट को लेके आया, इसको भी नहीं, देखने के बाद में भी नहीं मान रहे। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे, तुम लोग को वो तुम्हारा थाना से वो लेटर लिख के वो सील लगा के लेके डाल के लेके आना बोल रहे। सील के उसका भैया, उसका आधार कार्ड है, हम लोग को उसका रिश्तेदार है, आदमी लोग इधर है। అసలు మీరా కాదా అవునా బ్రదరు ఓనా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అవునా కాదా ప్రూఫ్లు అడుగుతురా ప్రూఫ్లు మరి కోర్టు ఆర్డర్ దీనిలో ఉంది ఆధార్ కార్డులో కేశవరావు సన్ ఆఫ్ వాసుదేవరావు లేటు రాంప్రసాద్ సన్ ఆఫ్ వాసుదేవరావు లేటు वसव राजू के परिजन अकेले नहीं हैं। अखबार में अपने बेटे विवेक उर्फ राकेश के मारे जाने की खबर सुनकर उसके पिता और मामा हनम कोंडा से अगले दिन सुबह ही नारायणपुर पहुंच गए। विवेक के पिता बताते हैं कि उनके 31 साल के बेटे ने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के दौरान 2016 में कहा कि वह हैदराबाद पढ़ाई के लिए जा रहा है, लेकिन उसके बाद वह कभी नहीं लौटा। उनके परिजनों ने कहा कि अब इतने सालों बाद कम से कम उसका चेहरा एक बार देखने को मिल जाए। मेरा नाम सारయ్య, गाँव में आनमकोंडा, तेलंगाना। आनमकोंडा जिला हसनपर्ति मंडल, अच्छा, मुनपल्ली, चिंतागट्टू। बहन का बेटा है ना। हाँ, अच्छा, राकेश गया, गांव में गया। हाँ हैदराबाद के स्टडी के जा रहे हाँ गांव में पूछते के हैदराबाद जा रहे के हाँ स्टडी के जा रहे गांव से। जाने के अब नहीं मिलते। जाने के बाद पीजी स्टूडेंट स्टडी का पहले हाँ पूरा स्टडी चिंतागढ़ में 10th वर्क 10th फर्स्ट टू 10th इंटरमीडिएट हन्मकोंडा अरुणोदय स्नेह जूनियर कॉलेज, डिग्री अरुणोदय डिग्री कॉलेज, पीजी सीकेएम कॉलेज वरंगल 2016। हाँ गांव में गया हैदराबाद। हाँ 9 सालों अच्छा मार्क से अच्छा नॉलेज देते, अच्छा आदमी। सोमवार को जब परिजनों के धैर्य का बांध टूटा तो कई दिनों से शवों की प्रतीक्षा कर रहे परिजन नारेबाजी करते हुए एसपी कार्यालय तक पहुंचे। परिजनों ने कहा कि पुलिस चाहती ही नहीं कि परिजन शवों को अपने गांवों तक लेकर जाएं। इस बीच नारायणपुर में सोमवार को दोपहर बाद तेज बारिश के बीच पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में कुछ शवों का अंतिम संस्कार किया है। हालांकि स्थानीय आदिवासियों ने अपने शमशान घाट में शवों के अंतिम संस्कार को लेकर थाना प्रभारी से अनुरोध किया कि वो यहाँ इन शवों का अंतिम संस्कार न करें। ठीक है ना, चिल्लाओ, ऐसा नहीं कर सकते ना, करिए ना। दूसरी जगह है, बताइए आप, आपके घर में कोई आके रह जाए तो ऐसे अच्छा लगेगा आपको? घर तो है, हमारे माँ बाप लोग यही रहते हैं। पता कर दिखा दूं क्या जाके? गलत काम कर रहे हो ना आप लोग। भाई जो हुआ घटना अलग बात है ना, आप किसी दिख रहा है लगा हुआ है भाई, कैसे साइड होंगे बताइए? गलत काम करोगे आप, कहीं भी घुसा दोगे। अंतिम संस्कार के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। ड्रमों में भरकर डीजल लाए गए थे, जिन्हें गीली लकड़ियों में डालकर शवों को जलाने की कोशिश की गई। हाँ, मेरा नाम है भंडारू कनक सुंदर राव। मैं चेराल से आया हूँ। मेरा सन सज्जा वेंकट नागेश्वर राव उर्फ मधु, उनको एनकाउंटर किए हैं। ये पेपर में देखकर हम वहाँ के लोगों से बात करके हम तीन लोग यहाँ आए हैं। यहाँ आने से वहाँ हम आते समय चेराल के थाने से और एमआरओ से हम कुछ कागज़ लिखे आए हैं।
कागज़ इसको सबमिट करे हैं यहाँ। सबमिट करने के बाद बोले हैं आप 3 घंटे यहाँ बैठिए, 3 घंटे के बाद आपको सेव देते हैं। उस तरह उस समय उस तरह बोला। फिर उससे शाम को देते हैं, शाम देने से आप सुबह देते हैं, सुबह देते शाम को देते हैं। इस तरह 3 दिन से बोलता रहता है। और आप यहाँ आने के 15 मिनट्स आपको टाइम देते हैं। यहाँ लोग आते हैं 15 मिनट्स में आप क्या देते हैं, क्या सोचते हैं, उन आप हमसे बोलिए। इस तरह कहकर डॉक्टर से हम सेव को टेस्ट किया। सेव में बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया आपको ख़त्म करता है और जाने से समय सभी लोगों को भी ख़त्म करता है, इसलिए सेव को नहीं देना पड़ता। वो सेव को हम ही यहाँ अग्नि संस्कार करते हैं, आप देखते रहते हैं, नहीं तो आप ही अग्नि संस्कार करिए। इस तरह बोले हैं, हम नहीं माना। तो आप क्या करते हैं, इसी तरह आप करिए। हमने बोले हैं हम कोर्ट में जाते हैं, कहे हैं हाँ जाओ, कोर्ट तो कोई नहीं होता, कोर्ट में जाते, कोर्ट तो होता है, यहाँ तो यही ख़त्म होता है, ये क्रिया नहीं पड़ता है। ये क्रिया तो अभी शुरू होता है 1 पाव घंटों में। कोर्ट तो चार बहुत दिनों से वो रहता है कोर्ट में, इसे बोले हैं हम यहाँ आए हैं। 13 జరిగిన తర్వాత ఈరోజు हम पिछले 5 दिनों से अपने भाई वसवराजू का शव लेने के लिए भटक रहे हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी पुलिस द्वारा हमसे तरह तरह की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा गया। हमने सारी औपचारिकताएं पूरी की। उसके बाद आज हमें थाने में बुलाया गया और कहा गया कि वसवराजू का शव घुलने लगा है और उसे अस्पताल से गांव ले जाने में संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा है। उन्होंने हमसे नारायणपुर में ही शव का अंतिम संस्कार करने के लिए कहा, लेकिन हमने इसकी सहमत नहीं दी। इसके बाद भी मेरे भाई का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस बीच पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि कुड़मेल कलहाजा जाटलूर मुठभेड़ में मारे गए 27 नक्सलियों में से 20 के शव दावे के सत्यापन के बाद उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। मई को नारायणपुर जिले के कुड़मेल जाटलूर मुठभेड़ में मारे गए 27 माओवादियों के शव में से 20 के शव को दावा सत्यापन के पश्चात उनके परिजनों को सौंपा गया। जिन 20 मृत माओवादियों के शव सौंपे गए उनमें से कोसी खुंगी के परिजन आज दिनांक 26 मई को शव लेने नारायणपुर उपस्थित हुए एवं शव के संक्रमण की आशंका को देखते हुए शव का अंतिम संस्कार नारायणपुर मुख्यालय में ही करने का अनुरोध किया गया। वहीं शेष 7 नक्सलियों के शव, जिनमें सीपीआई माओवादी महासचिव वसवराजू का शव भी शामिल था, के लिए कोई स्पष्ट कानूनी दावा नहीं आया। इन 8 के शव को, जिसमें कोशी का शव भी शामिल था, का अंतिम संस्कार कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार विधि सम्मत तरीके से नारायणपुर जिला मुख्यालय में किया गया। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया का कहना है कि यह सीधे सीधे मानवाधिकार का हनन है। नारायणपुर जिले के ओरछा इलाके में सीपीआई माओवादी के महासचिव बसवराजू और उनके 27 जो माओवादी सहयोगी थे, ये सभी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। और इसके बाद जो है पुलिस ने भारतीय वायुसेना के विमान से शवों को नारायणपुर जिला मुख्यालय लाया और उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू हुई। और इस बीच छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय माओवादी कैडर थे, उनके शवों को पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया कि पुलिस ने आंध्रा और तेलंगाना के जो माओवादी थे उनके परिजनों को शव दे रहे हैं, ऐसा आश्वासन दिया। कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, इस तरह की बहानेबाजी की गई और इसके बाद उन माओवादियों के शवों को डीजल डालकर जला दिया गया, उनमें आग लगा दी गई। और ये सभी जो माओवादियों के शव यहाँ बच गए थे,
वो धू धू करके अभी जल रहे हैं, और जहाँ जल रहे हैं वो आदिवासी समाज के कब्रिस्तान है। इस पे भी आदिवासी समाज आपत्ति जता रहा है। और अब इस पूरे मामले पर चूँकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो परिजन आए हैं वो हिंदी भाषी नहीं हैं, और ये भाषाई संकट यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे उनकी मदद करने के लिए जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया जी हैं। बेला भाटिया जी अब हमें जानकारी देंगी कि आखिर क्या कुछ हुआ इनके साथ। देखिए, इसमें ऐसा है कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे सीपीआई माओइस्ट और सरकार के बीच में एक युद्ध चल रहा है। अब वहाँ पे एक एनकाउंटर हुआ, वहाँ पे कुछ लोग मारे गए। अब मरने के बाद शव के साथ में आपको क्या लड़ाई है? शव तो अब शव बन गया। जो बसवा राजू था वो तो मर चुके है ना, वो अब बस एक लाश है। उस लाश के साथ भी आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? मतलब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है, उसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है, ये सब कानून में सब कुछ दर्ज है। मगर यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि इस मुठभेड़ में बस्तर के भी अलग अलग जिलों के भी लोग मारे गए थे। तो बस्तर के जो लोग मारे गए थे, बीजापुर के, सुकमा के, ओरछा के, उन सब के साथ में जब उनके परिजन आए तो पुलिस का व्यवहार अलग था। उनके साथ में बहुत ही स्मूथली उन्होंने पूरा काम किया। मगर जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुल मिलाकर केवल 5 परिवार, वो लोग जब आए और वो लोग ने जो रास्ता तय किया, वो तो बहुत लंबा रास्ता तय करके आए हैं, दूर दूर से आए हैं। अपने साथ में अपने खर्चे पर वो अपने एम्बुलेंसेस लाए हैं। एक एक से जब मैंने खर्चा पूछा तो किसी ने कहा 30,000 का खर्चा है, किसी ने कहा 50,000 का खर्चा है। इतना सब खर्चा करके वो आए। वो क्या चाहते थे? वो केवल ये चाहते थे कि हमारा आदमी या हमारी बहन या हमारा बेटी, क्योंकि इसमें 2 लड़कियां भी हैं, एक का नाम संगीता है, एक का नाम भूमिका है, और साथ में जो 3 अन्य जो पुरुष थे, तो उनका ये कहना था कि ये लोग अपने अपने घरों से ये लोग बहुत साल पहले निकल गए। तो ये तो है कि आपको कुछ दिल से कुछ लगाव है, उसकी राजनीति से आपको लगाव नहीं होगा, क्योंकि जो भी इसके परिवार है वो तो नक्सली नहीं बने, वो माओवादी भी नहीं बने, वो अपना सिविलियन जीवन जी रहे हैं वो लोगों को। मगर इतना तो है कि हमारा आदमी मारा गया तो उसको वो आज अपना अंतिम संस्कार अपने समाज में, अपने घर में, अपनी ज़मीन पर वो करना चाहते थे। और ये एक अधिकार है, ये एक ह्यूमन राइट है। जो ह्यूमन राइट है वो केवल एक जिंदा ह्यूमन के लिए नहीं होता है, वो एक मरे हुए व्यक्ति के लिए भी ह्यूमन राइट है। और इसमें इस तरह के भी जजमेंट्स हैं कि एक कोई इन कोट आतंकवादी, हाँ, माओवादी तो एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है, मगर अगर इस तरह के भी जजमेंट्स हुए हैं कि उनकी इस तरह आतंकवादी का भी कोई जो डेड बॉडी है उस पर भी उसके परिवार उसको अंतिम संस्कार करने का उनको पूरा अधिकार है, और वो पुलिस से उसको ले जाए, उसको उसमें हेल्प की जाए। इस प्रकार के कई जजमेंट्स हैं। मगर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से कानून को नज़रअंदाज किया गया है, कानून को तोड़ा गया है। हम सब यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया। तो एक जो धारणा बनी है वो ये बनी है कि क्योंकि तेलंगाना और आंध्रा वाले सीनियर माओइस्ट थे, तो यहाँ की पुलिस, और हो सकता है कि उनको इसके बारे में ऊपर से भी कोई ऑर्डर आ रहा होगा जिसमें ये कहा गया होगा कि इनकी बॉडीज़ आप नहीं देंगे उनको वापस, क्योंकि ये अपने एरियाज़ में वहाँ पे जब जाएंगे तो वहाँ पे ये बहुत लोकप्रिय भी हो सकते हैं। वहाँ पे बहुत उनके लिए रैली, सभा इत्यादि भी उनके लिए हो सकती है। नहीं, इसमें ज़रूर शंका तो जाती है। शंका इस पूरी मुठभेड़ पर है, ये मुठभेड़ थी भी कि नहीं। क्यों? क्योंकि कई एक कहानी जो मैंने सुनी है वो ये कि फोर्स वहाँ पे निकली हुई थी, वो 3-4 दिन से वहाँ पे निकली हुई थी, और फिर जब वो वापस आ रही थी तब उनको कुछ शंका उनको लगी कि यहाँ पे बसवा राजू और उनके जो भी गार्ड्स हैं, इस तरह का एक दल यहाँ पर है, और वो लोग ने उनको ओवरपावर करके, वो लोग मतलब कुछ गोलियाँ हो सकता है उस तरफ से चली हों, मगर उनको ओवरपावर करके उनको मार दिया गया है, ऐसा टाइप की भी बात आ रही है। और जो उनसे कुछ बहुत बड़े कुछ हथियार भी कुछ बरामद नहीं हुए, जो पुलिस ने खुद ये पत्रकारों को जो ये प्रेस वार्ता के समय जो हथियार दिखाए वो बहुत ही पुराने हथियार थे,
कुछ हथियार में जंग भी लगा हुआ था। तो इसीलिए ये भी सवाल उठता है कि इस तरह के हथियार अगर बरामद हुए हैं तो वो लोग किस तरह की मुठभेड़ वहाँ पे चली होगी। तो अभी तो ये पूरा जांच का विषय है। तो इसमें ये हो सकता है कि हर फर्जी मुठभेड़ के बाद एक कोशिश तो रहती है पुलिस की कि इस पूरे तथ्यों को एक तरह से छुपाया जाए, और जो बॉडी होता है, जो व्यक्ति पर गोलियां चली हों, क्योंकि वो कितने डिस्टेंस से चली हो, वो पोस्टमार्टम में आ जाता है कि अगर आपको बहुत दूर से मारा गया हो और आपको बहुत नज़दीक से मारा गया हो, तो आपके अंदर जो छेद है, उस छेद से जो उसका जो बिखराव होता है, उससे भी फॉरेंसिकली ये पता लगाया जा सकता है कि ये कितने दूरी में किस तरह से क्या हुआ है। किसी भी बॉडी को जानबूझ के ज़्यादा डिकम्पोज स्थिति में ला देना, अभी जैसे कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि देखिए यहाँ पे जो मॉर्चरी है, मॉर्चरी में पहले दिन ही मैंने पूछा था यहाँ पर कि क्या यहाँ पे फ्रीज़र है, तो मुझे बताया गया दो तीन फ्रीज़र होंगे, कोई चल नहीं रहा है। तो इनको जो पूरी बॉडीज़ हैं, और आप सोचिए 27 बॉडीज़ को एक शेड में रखा गया है ना, और एक शेड में उसको रखा गया, और जो शेड में कोई फ्रीज़र नहीं है, वो ऊपर से एक टीना टाइप का है, और इतना दीवार है, इतना बाकी खुला हुआ है। तो हम सोच सकते हैं कि इतने दिनों में कितना उसका डिकम्पोजिशन हुआ होगा। अब क्या है कि यही चीज़ हमको करेगुट्टा के भी जो मारे गए 22 लोगों में भी के शवों में भी हमको ये प्रॉब्लम दिखा था कि उनके भी केस में पुलिस ने एक तरह से डिकम्पोज होने दिया, क्योंकि उस केस में तो उन्होंने लिस्ट भी बाहर नहीं की, फ़ोटोज़ की लिस्ट बाहर नहीं की, क्योंकि फ़ोटो की लिस्ट बाहर जाती है तो परिवार फ़ोटो को देखता है और फिर पहचान करके वो अपने शव को लेने के लिए आता है। तो उधर तो यही दिखा कि 5-7 दिन तक लिस्ट ही बाहर नहीं किए, पत्रकारों को भी बताए नहीं, है ना। तो इससे ये फिर पूरी शंका फिर जाती है कि इसमें कुछ गोलमाल है, कुछ हो सकता है करेगुट्टा में उन्होंने सरेंडर कर दिया हो, क्योंकि करेगुट्टा में ही एक पूरा ग्रुप, मुझे याद नहीं है कितने 20-25 कितने, वो लोग तेलंगाना में जाके सरेंडर किए थे। हो सकता है कि कुछ सीजी साइड में सरेंडर किए हों, और जो भी मारे गए बहुत ही जवान थे, एकदम बच्चे भी थे, उनमें 19 साल टाइप के बच्चे थे। तो हो सकता है कि उन्होंने सरेंडर किया हो और उनको मार दिया गया हो, क्योंकि ऐसी पहली घटना नहीं है ये बस्तर की। ये जो बासवा राजू की माँ ने जो याचिका डाली थी, उस पर वहाँ से एक ऑर्डर आया था। तो जिस ऑर्डर में उन्होंने यही कहा था कि जो भी प्रोसीजर होता है, रेगुलर प्रोसीजर के मुताबिक डेड बॉडीज़ उनको दी जाए, और जो भी परिजन हैं वो स्वतंत्र हैं, वो छत्तीसगढ़ जाएं और छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ में वो अपना बॉडीज़ लें, ये सब टाइप का लिखा था। ये थी सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया, जिनका कहना है कि इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई साजिश है, तभी पुलिस को ये शव जलाने पड़े, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि पुलिस ने शवों में आग लगा दी, पुलिस ने शवों को जला दिया। परिजनों को लगातार छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िले की पुलिस जो है ये कहती रही कि हम कानूनी कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है, कागजी प्रक्रिया है, उसे पूरा करने के बाद शव दे देंगे, लेकिन अंततः आज उन शवों में आग लगा दिया गया। अब जबकि वसव राजू समेत सभी नक्सलियों का अंतिम संस्कार पुलिस कर चुकी है, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि माओवादी नेता वसव राजू के परिजन फिर से हाईकोर्ट का रुख करते हैं या नहीं, और हाईकोर्ट अंततः क्या दिशा निर्देश जारी करता है।